हैदराबाद में रहने वाला 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑनलाइन बेटिंग हार जाने के बाद सुसाइड कर लेता है। उसके ऊपर 3 लाख रुपए की उधारी होती है। एक 23 साल की लड़की सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसके हस्बैंड आईपीएल बेटिंग में 1 करोड़ रुपये हार जाने के बाद उधार देने वाले उनके हरेसमेंट करने लगते हैं। 37 साल का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी सुसाइड कर लेता है और इसने भी 20 लाख रुपए उधार लिए होते हैं। यूपी के ललितपुर में रहने वाले गवर्नमेंट टीचर भी ऑनलाइन बेटिंग हार जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं और इनकी उधारी के 16 लाख रुपए इनके भाई चुकाते हैं। ऐसे ना जाने कितने केस आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे जो ऑनलाइन बेटिंग के लिए उधार लेते हैं और हार जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड के बाद ये तो निकाल लेते हैं, लेकिन इनके बाद इनकी फैमिली इस प्रेशर को झेलती है। इस वीडियो को देखने वाले शायद सोच रहे हो कि हम भी तो बेटिंग करते हैं, हम तो नहीं मरे जा रहे हैं। तो मैं आपसे और आप सभी से कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन बेटिंग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका प्रमोशन बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। पहले के समय में जब बेटिंग होती थी, जब मोबाइल गेम्स बेटिंग वाले नहीं बनाए जाते थे, तब किसी के घर में, होटल में या मैदान में बैठकर सट्टा लगाया जाता था। उस वक्त एक डर भी होता था मन में कि कहीं जुआ खेलते हुए कोई हमको देख ना ले या पकड़ ना ले। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जहां सब कुछ आसान कर दिया है, वहीं गैम्बलिंग को इजी टू एक्सेस बना दिया है। 24 घंटे में जब भी मन हो मोबाइल उठा और बेटिंग शुरू कर दो। और सबसे मजे की बात, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी आसानी से गेम के एक्सेस की वजह से बेटिंग करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। इसका पता आप बेटिंग ऐप की पॉपुलैरिटी से लगा सकते हैं और इसका प्रमोशन बड़े बड़े क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी करने लगे हैं। और मेरा मानना है, जो लोग पहले क्रिकेट देखना से पसंद करते थे, वह अब ड्रीम 11 जैसे बेटिंग ऐप को डाउनलोड करके बड़े बड़े ड्रीम देखने लगे हैं। वैसे इन अथॉरिटी का इस्तेमाल कर किस तरीके से लोग को मैनिपुलेट किया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको कार्ड में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से बेटिंग के एडिक्शन साइकिल की शुरुआत होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम पहले फेज की, जिसको मैं अर्लियर फेज कहता हूँ। वैसे तो बेटिंग की शुरुआत के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है सोशल रीजन। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त बेटिंग कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ बैठकर बेटिंग करना शुरू कर दें। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है, ताकि हम इनसे सेपरेट महसूस ना करें। इसके अलावा भी फाइनेंशियल रीजन, एंटरटेनमेंट रीजन, और जब हम यूपीआई करते हैं तब हमको ऑनलाइन बेटिंग के कूपन्स मिलते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है बेटिंग ऐप की शुरुआत का। फिर फाइनली जब हम बेटिंग ऐप पर साइन अप करते हैं, वे हमें साइन अप के नाम पर वेलकम बोनस देते हैं, जिस बोनस का इस्तेमाल कर आप फ्री में बेटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्री व्री कुछ नहीं होता है। ये फ्री का बोनस आपको इन बेटिंग कंपनीज के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाती हैं, और हम सोचते हैं फ्री का है, क्या जाता है, गेम की शुरुआत कर देते हैं। फिर जब आप पहली बार बेटिंग को जीतते हैं, तब आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, रुपये मिलते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है आपके एडिक्शन साइकिल के दूसरे फेज की, जिसको मैं रिवार्ड फेज कहता हूँ। फिर जब हम रिवार्ड जीतते हैं, जब आप बेटिंग ऐप हो या फिर पबजी जैसा कोई गेम, उस वक्त हमारे ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह हार्मोन आपको दोबारा उसी काम को करने के लिए रीइंफोर्स करता है, जिसको करने पर आपके अंदर ये हार्मोन पहली बार निकला था। और जहां हम ये सोचकर गेम शुरू करते हैं कि एक ही बार गेम खेलेंगे, बार बार थोड़ी ना खेलेंगे, हमको पता भी नहीं चलता हम एक से ज़्यादा बार उस गेम को खेल लेते हैं, और यहीं से हमारी साइकिल का लास्ट फेज एडिक्शन शुरू हो जाता है। बेटिंग गेम में आपका एडिक्शन बना रहे, इसके लिए कई साइकोलॉजिकल फिनोमिना का यूज किया जाता है। नंबर 1, इंटरफेस। गेम का इंटरफेस ऐसा बनाया जाता है कि वो आपको अट्रैक्टिव लगे। जनरली आपके फोन में डार्क मोड लगा हुआ होता है, लेकिन बेटिंग ऐप में डार्क मोड काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए ताकि उनके जो ब्राइट कलर्स है वो आपको अट्रैक्ट कर सके, और साथ ही गेम जीतने पर अट्रैक्टिव साउंड और फ्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यूजर का अट्रैक्शन गेम के ऊपर बना रहे। नेक्स्ट है सोशल वैलिडेशन। बेटिंग गेम्स में हमको जो और लोग भी गेम खेल रहे हैं उनकी लिस्ट दिखाई जाती है, और उसमें हमारा स्कोर भी दिखाया जाता है, हम किससे आगे हैं और किससे पीछे। इस तरह से हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन पैदा होता है, ताकि हम अपने साथी को गेम में पीछे छोड़ने के लिए गेम को और भी ज्यादा खेलें। नेक्स्ट है फियर ऑफ मिसिंग आउट।
जिसे हम फोमो भी कहते हैं। जो लोग बेटिंग करते हैं उन्होंने अक्सर फील किया होगा कि जब वो बेट नहीं लगाते हैं और वह टीम जीत जाती है जिस पर वह बेट लगाकर जीत सकते थे, तब उनके मन में एक फीलिंग आती है, काश हम भी बेटिंग लगा देते हैं। इसे ही फोमो कहते हैं और इसी की वजह से हम कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग फोमो से रिलेट कर सकते हैं। जो मार्केट खुलते ही स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं कहीं उनसे कोई चांस मिस ना हो जाए। नेक्स्ट है लॉस डिस्गस्ड एज विन। ये एक ऐसी फैलेसी है जिसमें हमको लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय में एक बड़ा लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार हमने बेट लगाई और 1000 रुपए हार गए, उसके बाद फिर बेट लगाई और अपनी 800 रुपए जीत गए, तो जीतते ही माइंड में डोपामीन रिलीज होगा और एक्साइटमेंट भी महसूस होगी कि आप बेट जीत गए, लेकिन रियल में देखा जाए तो आप 1000 रुपए लॉस कर चुके हैं। नेक्स्ट है गैम्बलर फैलेसी। इसमें गैम्बलर को लगता है कि 10 बार तो हार चुके हैं लेकिन 11वीं बाजी अपनी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी गेम को जीतने के 100% चांस हो। अगर आप एक कॉइन को भी उछालेंगे तो उसके हेड और टेल आने के चांस 50-50% होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 11वीं या 111वीं बार आपके 100% चांस हो जाएं। गैम्बलिंग चाहे कैसीनो में हो या हाथ में मोबाइल लेकर, लेकिन एक लंबे वक्त में सिर्फ लॉस और एंजाइटी ही होती है। चलो मान लेते हैं कि लाखों में एक बंदा करोड़ों रुपए जीत लेता है, लेकिन फिर भी उसके पास ये रुपये टिकने वाले नहीं हैं। या तो ये गैम्बलिंग में खत्म हो जाएंगे या फिर किसी और चीज में, क्योंकि बिना मेहनत के कमाए हुए पैसे के हमको कोई वैल्यू नहीं होती है। सदियों पहले जब रुपये पैसे नहीं बने थे तब बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान हमको मिलता था। जैसे किसी के पास सिर्फ चावल है और उसको कोई और सामान जैसे कि घड़ा या टमाटर चाहिए, तो वह चावल के बदले उस सामान को लेता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ कई शासक आए, जिनमें से कई शासकों ने प्लास्टिक या सोना या चांदी के सिक्के चलाना शुरू कर दिए और आज कागज के नोट भी बन चुके हैं। और इस नोट को कमाने के लिए आज भी हमको किसी वैल्यू को एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे पहले सामान के बदले सामान मिलता था, वैसे ही आज स्किल, सर्विस और किसी वस्तु के बदले हमको रुपये मिलते हैं, जिसकी हमको वैल्यू भी होती है। फिर भी अगर आपके माइंड में ये बात ना बैठी हो तो अपने लिए ना सही अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि आज या कल वो आपके किए की सजा भुगतने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।